नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पर लगता है। इनकम आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन आपको अगर रेगुलर इनकम आ रही है तो आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है। और इनकम टैक्स दो टाइप से कट होते हैं। या तो आपको एक साथ जब इनकम टैक्स आपका कट होता है उसके बाद में आप इनकम टैक्स को फिल करें, यानी आईटीआर भरें, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। या फिर जैसे कि नॉर्मली सरकारी कर्मचारियों के या जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके केस में होता है कि आपका जो टैक्स होता है वो पहले से ही काट लिया जाता है, यानी टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जहां से आपका पेमेंट आ रहा है वहीं से वो पहले से ही आपका एडवांस में जो आपकी इनकम से है, आपकी इनकम के हिसाब से एडवांस में इनकम टैक्स काट लेते हैं और उसके बाद में आपको बचा हुआ पैसा आपकी अकाउंट में डालते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपका एडवांस इनकम टैक्स कट गया तो उसके बाद वो जो टैक्स आपका टोटल एक साल में कटा है उसमें से आप कितना टैक्स बचा सकते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जिससे आप वो टैक्स बचा सकते हैं। और वो आप वो जो अलग अलग सेविंग्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आप शो करके आप इनकम टैक्स रिटर्न जब भरेंगे 31 मार्च के बाद में, तो उस रिटर्न के फॉर्म में आप भर के अपना टैक्स जो है रिफंड ले सकते हैं। तो आईटीआर भरते टाइम आपको फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और फॉर्म 16 हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी अपलोड करती है। आप उस फॉर्म 16 की सहायता से अपना आईटीआर भरेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे आप अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अगर डायरेक्ट बात करें लीगल वेज की, यानी कौन से कानूनी तरीके हैं जिससे आप जहां पे आप पैसा सेव करके या इन्वेस्ट करके पैसा बचा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर जो तरीका है वो इनकम टैक्स रिटर्न में आता है, वो आता है सेक्शन 80C का। यानी इनकम टैक्स के रूल में 80C एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जहां पे आप पैसा सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। तो 80C में मुद्दे की बात है कि 80C में कौन कौन सी चीजें आती है जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिले। तो अगर हम बात करें 80C के अंडर, तो सबसे पहले 80C में आता है पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद में आप पीएफ, उसके बाद जितनी भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, यानी आप लाइफ इंश्योरेंस अगर करवा लेते हैं, या फिर आप एनपीएस में पैसा, न्यू पेंशन स्कीम है उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में अगर ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो होती हैं उनमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी वो सेक्शन 80C के अंडर आता है। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं बैंक में हम करते हैं वो सेक्शन 80C में आते हैं। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, जो बच्चों के लिए बहुत ही फेमस स्कीम है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है छोटी बच्चियों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना। या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की हुई स्कीम है। तो ये जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो पैसा आपका कुछ टाइम के लिए लॉक होगा, लेकिन आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको मैक्सिमम एक कैपिंग है कि आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें टैक्स रिबेट ले सकते हैं। यानी कि आप जो भी टैक्स स्लैब है आपकी इनकम टैक्स में, लेकिन आप अगर इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं तो आपको उस 1.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है वो है 80CCD सेक्शन। आजकल क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनपीएस के परव्यू में आती है, यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर। और न्यू पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो आप सेक्शन 80CCD के अंदर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपए जो आपने सेक्शन 80C में लिए थे, प्लस 50,000 आप 80CCD में ले सकते हो, यानी कि आप टोटल 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो इन दोनों स्कीम को मिलाकर। अब सेक्शन 80CCD में क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अगर 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है या 50,000 से ज्यादा किया है तो आप 50,000 रुपए तक का इनकम टैक्स रिफंड ले सकते हो इस सेक्शन में। उसके बाद तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस का होता है। मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप इसके ऊपर भी इनकम टैक्स में क्लेम ले सकते हैं। अगर आपने अपने खुद के लिए इंश्योरेंस लिया है मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप 25,000 रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं, और अगर आपने पेरेंट्स के लिए लिया है तो आप 50,000 रुपए तक का अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका आता है वो आता है सेक्शन 80E। 80E में आता है एजुकेशन लोन, यानी अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, सेक्शन 80EE और 80EEA। ये दोनों सेक्शन में आप, अगर आपने अपने घर बनाने के लिए होम लोन लिया हुआ है, तो होम लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल सकती है। तो आप इनडायरेक्टली होम लोन लेके अपना घर भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना इंटरेस्ट भी बचा सकते हैं। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट जब बचेगा वो इनकम टैक्स में इनडायरेक्टली आप इनकम टैक्स को सेव करेगा। तो होम लोन भी एक अच्छा तरीका होता है इनकम टैक्स को सेव करने के लिए लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, सेक्शन 80EEB, ये वन टाइम मेजर होता है, यानी एक टाइम आप इसमें इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। यानी जब भी आप, जितने भी ईवीज हैं, अगर आप अपने घर के लिए ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं, तो वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करके या वन टाइम आप जो व्हीकल परचेज करते हैं, तो आप सेक्शन 80EEB के अंडर अपना इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और इसका कितना लिमिट है ये आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सातवां तरीका आता है, सेक्शन 10 ऑफ 13A। इसमें अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हो जहाँ पे आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, लेकिन आप बाहर किराए के मकान में रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको जो हाउस रेंट आप पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप जो है इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। क्योंकि जब आप बाहर हाउस रेंट लेते हैं तो आपको HRA मिलता है, आपकी इनकम के साथ आता है। तो आप जितना हाउस का रेंट पे करें उस हिसाब से अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के बेस पे HRA में क्लेम ले सकते हैं सेक्शन 10 ऑफ 13A के अंडर। जितने भी सेक्शंस यहाँ पे मैंने दिखाए हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो 31 मार्च से पहले करनी है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि 31 मार्च को आपका जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है और एक साल के अंदर आपका कितना इनकम हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लान करना है, वो 31 मार्च से पहले कर लीजिए। और अभी बहुत थोड़े दिन बचे हैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आया हो कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं और अपना जो सैलरी पे जो फर्क पड़ रहा है उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं।